हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो है हमारे जो सीटेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारे जितने भी 2022 के जनवरी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम आज जो है सो ईवीएस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन करेंगे। ये जो है मैं बता दूं आपको, जो ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है सारे, जो 2022 के जनवरी में पूछे गए हैं। तो ये हमारे मुख्य रूप से जो है ईवीएस के क्वेश्चन हैं। हम 30 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ऐसे करके हम जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है ना सब कंप्लीट करेंगे, ऑनलाइन पेपर एंड ऑफलाइन पेपर दोनों पेपर का। क्योंकि जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं जो हमारा जो है सो अभी ऑफलाइन पेपर हो चुका है, तो ऑफलाइन एक मोड हो चुका है, एग्ज़ाम मोड। तो हमको जो है ऑफलाइन पेपर भी सॉल्व करना है जो सो बनता है, क्योंकि अगर ऑफलाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको टकरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है 61 नंबर है। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका टेपियोका और नारियल उगाते हैं। टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो हमारे देश के किस भाग के, तो नारियल ए केरल में, या बी गोवा में, या सी असम में, या डी आंध्र प्रदेश में। तो हमारे देश में किस भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों में आंगन में टेपियोका या और नारियल उगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है केरल में, इसका ए हो जाएगा। 62 नंबर है। पक्षियों की किस प्रजाति का नाम क्या है? पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी जो है उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। मतलब उस पक्षी का नाम आपको बताना है जिसमें मादा पक्षी जो है नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उसमें से कोई एक अच्छा चुन के में अंडा देता है। तो ए पहला है कलचीरी, दूसरा है शकरखोरा, तीसरा है दर्जन चिड़िया और चौथा है बाया व्यूअर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा, बाया वीरा। उसके बाद हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर हैं, फिर ठीक पूर्व 150 मीटर लंबा। देखिए आप इसको जो है आपको प्रैक्टिकल करके कैसे बनाना है। आपका मान के चलिए जो आप, यदि आपका घर यहाँ पे है एक्स तो स्थित है, आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है, फिर ठीक सामने परंतु बीच गहरी नहीं है। देखिए यदि आप यहाँ पे क्या है वाई पे स्थित है, तो थोड़ा मैं इसको जो है सो ऐसे करके पढ़ लेता हूँ। हाँ, एक्स है, ये एक घर है, ये पिताजी का घर है, तो यहाँ पे स्थित है। अब ये जो यदि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, यानी ये हमारा सामने हो गया, तो ठीक सामने, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जाते था। आप पहले ठीक दक्षिण में, अब यहाँ पे एक देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो है ये एक पता रहना चाहिए। जो ऐसे करके हमारा मैप देखा जा सकता है, जो ऐसे करके जो है सो एक सीधी रेखा होती है जो ऊपर नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण ऐसे करके फिर ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये होता है कोई भी मैप देखने के लिए। और ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार बनता है, तो आप देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, घर है, ठीक है। अब कोई हम एक्स से क्या करते हैं, परंतु बीच में गाड़ी जो है, अतः पहले ठीक दक्षिण जो है हम कहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं। दक्षिण जो है हमारा नीचे हुआ, तो दक्षिण में ये ऐसे होगा, तब हम जाएंगे ऐसे दक्षिण में, यानी ऐसे करके जो ऐसे मैंने बताया आपको, और साउथ ईस्ट वेस्ट। तो दक्षिण गए कितना मीटर, 200 मीटर दक्षिण गए हम। फिर ठीक पूरब में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में, अब उत्तर कहाँ गया, तो उत्तर ऊपर है, तो नॉर्थ ऊपर है, तो यहाँ पे आप मैंने कितना दूरी तय किया, तो आपको होगा 150 मीटर। और उत्तर में फिर आप कितना पे जाइएगा, 200 मीटर पे। तो चल कर अपने पिताजी की दुकान पर पहुँचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी क्या है, आपको ये दूरी पूछा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब भी जो है कितना सरल है। यहाँ पे आपने 200 मीटर चढ़ा, फिर ऐसे करके 150 मीटर और पुल पार किया, फिर यहाँ पे 200 मीटर चढ़ा, तो ये दूरी तो आपकी कैंसिल ही होगी। कितना बचा, ये वाला डिस्टेंस, यानी ये एक्स और वाई का डिस्टेंस। तो ये एक्स और वाई का डिस्टेंस कितना होगा, 150 मीटर। जैसे कि आपने ऐसे करके 200 मीटर चढ़ा,
फिर ऐसे 150, फिर यहाँ पे 200। तो ये दोनों तो आप जहाँ पे यहाँ पे थे वहाँ पे ये भी आ गए। तो लेकिन अपने डिस्टेंस कितना है, ये बीच में जो 150 मीटर, कितना हो गया आपका 150 मीटर। अब पूछ रहा है वाई के साथ वाई के सापेक्ष, यानी इधर से आपका घर जो है सो कितना दूर है। इस समय थोड़ा गलती होता है, यहाँ पे गौर से सुनिएगा। इस वाई के सापेक्ष में आपका किधर है। तो देखिए 150 मीटर तो मैंने बता दिया, लेकिन 150 मीटर दोनों में है। तो 150 मीटर ठीक पश्चिम की ओर है या 150 मीटर ठीक पूरब की ओर। तो यहाँ याद करिए, मैंने ये बताया आपको, ऐसे करके नॉर्थ जो है यहाँ पे जो है सो नॉर्थ करके, फिर साउथ, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट। तो वाई के सापेक्ष जो है, यानी एक्स जो है वाई के सापेक्ष में आपका किधर है, तो इधर है। तो ये क्या हो गया आपका वेस्ट, यानी पश्चिम। तो 150 में ठीक पश्चिम में है। कहाँ पे है, पश्चिम। तो इसका जो होगा सो 63 का जो होगा सो एक आंसर हो जाएगा। उसका 64 नंबर है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। ये व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। अब सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने के लिए कहा है। तो ये व्यक्ति जो है सो कुछ रोग से पीड़ित है। तो उसे क्या रोग होनी चाहिए, एनीमिया, मलेरिया, बुखार या मियादी बुखार। बुखार में तो कोई प्रजाति नहीं होगा, ना बुखार होगा ना मियादी बुखार होगा। मलेरिया और एनीमिया में से कोई कुछ दोनों में से एक हुआ। तो मलेरिया में नहीं खाने को, एनीमिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया में सब्जियां और आंवला और गुड़ खाने को कहा जाता है। उसके बाद हमारा है 65 है हमारा, ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। संघटक क्या है, ए सीसा यानी लेड और टीन। जो देखिए मतलब ये किससे बनाए जाते हैं, तो कॉपर या टीन से, थर्ड कॉपर, तांबा या जिंक से, चौथा एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा और टीन से। तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। तो इसके प्रमुख संघटक जो हैं सो आपका जो हो जाएगा सो कॉपर, तांबा और टीन। ये यानी कॉपर जो है तांबा और टीन हो जाएगा इसका। कांसा, तांबा और टीन से बनाया था। उसके बाद 66 है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पश्मीना साल होता है एक तरह का, जो हमारा जो है सो लद्दाख के में पाया जाता है। और लद्दाख के जो होते हैं वो जानवर उनके छालों से बनाया जाता है, जो कश्मीर जो के द्वारा वहाँ पे आता है। कश्मीर के जो हमारे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनके द्वारा जो है सो सेलर द्वारा जो है सो पूरे भारत में उस शेप का प्रसार किया जाता है। तो यहाँ प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ए, पश्मीना साल में 6 सेक्टरों के बराबर गर्मी होती है। बी, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियां के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। डी, पतले बालों की बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। आपको ये चारों दे दिया गया, आपको इसमें से देखना है जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। केवल बी सही है, केवल डी सही है, या 3 ए सी डी दोनों सही है, चौथा ए बी सी सही है। तो देखिए पश्मीना एक शॉल की तरह है, और ये जो है 6 सेट मतलब ये एक अच्छा शॉल होता है, और अच्छी जो है ये महंगी भी होती है, और एक अच्छी किस्म की होती है। तो यानी इसमें तो गर्मी रहेगी। इसमें जो है 6 सेटरों की, ये जो हमारा पहाड़ी, ये भी सही है, पहाड़ियों में भी जो है पहाड़ी से ही आती है। और एक में जो है सो ये बकरियों के परत जो है उग जाती है। तो यानी ये तीनों सही है, लेकिन ये जो है ये डी जो है ना सो जो है सो गलत है। पतले बालों की बकरियों के शरीर काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। ये जो है 66 का डी जो सुटेबल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, चौथा ए बी सी तीनों सही है। उसके बाद हमारा 67 नंबर है, किस वर्ष भुज गुजरात में है भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में, च 2004 में। तो किस वर्ष गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा दूसरा 2001 में। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। सॉरी, अब देखिए चलते हैं, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। देखिए हमारे देश की राजधानी दिल्ली, अब जो दिल्ली के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश
की राजधानी और और जो है शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ से स्थित है, किस एरिया में स्थित है। आपको ये जो है सो आपको ये ज्योग्राफी का सवाल है, तो आपको जो है इसमें देखिए आप कहाँ पे है ये, सो आपको पता लगाना है। तो हिमाचल प्रदेश का तो यहाँ हो गया, और मध्य प्रदेश जो है सो दिल्ली के इस साइड दक्षिण यानी नीचे में, और इधर, और ये जो होगा सो ऊपर यानी जो होगा क्या, कहाँ दिल्ली के सापेक्ष में किधर होगा, आप इसके सापेक्ष में उत्तर होगा, जो हमारा जो है सो इधर होगा, उत्तर पूर्व होगा या दक्षिण पूर्व होगा, या जो है हमारा दक्षिण पश्चिम होगा या उत्तर पश्चिम होगा। तो ये जो है सो आपका जो होगा राइट आंसर जो हो जाएगा से ए हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में होगा। हमारे देश की राजधानी की स्थिति जो है सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ से स्थित है, उत्तर और दक्षिण में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी उत्तर में है और दक्षिण में क्या है, जो है भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी। उसके बाद हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और उसके पास, अब देखिए ये भी है थोड़ा इस टाइप का सवाल में आपको जो है सो मैप ध्यान में रखना होगा और ऐसे ही करके जो ये नॉर्थ साउथ करके पढ़ाना होगा। तो शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है, उसके पश्चात वह गांधीनगर गुजरात, पहले कहाँ जाएगा वो, अब हिमाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जो है सो पहले कहाँ जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश जाएगा, भ्रमण करना चाहता है, उसके पास आ जाओ गांधीनगर गुजरात, पहले वो कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, गांधीनगर गुजरात। तो उसकी यात्रा की दिशाएं होगी, तो उसकी जो यात्रा की दिशाएं जो है सो किधर होगी, तो पहले वो नीचे आएगा, यानी जो हिमाचल प्रदेश तो ऊपर में होता है उत्तर में, तो उत्तर से वो क्या कर जाएगा नीचे मध्य प्रदेश, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा है। जो है ये जो क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण आएगा, और दक्षिण के बाद वो कहाँ जाएगा, गुजरात जाएगा। तो गुजरात हमारे सबसे साइड में है, इधर है, तो गुजरात जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, यानी इधर, इधर कौन सा होता है आप देखिए मैप में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इधर से मैंने नीचे आया तो किधर गया, मैंने चढ़ा दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण के बाद पश्चिम की ओर। तो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण के पहले उसके बाद पश्चिम, कहाँ जाएगा इसका, दक्षिण, और उसके पश्चात पश्चिम की हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 69 का थर्ड। अब ध्यान से सारी बातों को सुनिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर क्वेश्चन हमारे देश के किस राज्य के अनुसार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। ये भी जो है ज्योग्राफी का ही है, तो देखिए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इस ऑप्शन में जो दिया गया है वही इसी में से हमको देखना है, जो अरब सागर पर जो है सो लगती है। ये आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पुडुचेरी, डी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इस साइड है, बंगाल की खाड़ी, ये तो हो ही नहीं सकता। 70 जो है आपका जो है सो आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, पुडुचेरी भी नहीं होगा, कर्नाटक इसका राइट आंसर है। 71 नंबर है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओं कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया गया है जाता है, तो ए असम, बी मिजोरम, सी ओडिशा, डी झारखंड। तो चिराओं किस राज्य के नागरिकों द्वारा किया जाता है, तो जो है मिजोरम के द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर स्थित है से पुडुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचे, तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। तो आपको बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा देखनी है, यानी आपको जो पुडुचेरी से कलकत्ता की ओर देखना है, जो कहाँ होगी, तो ए ठीक दक्षिण की, बी ठीक पश्चिम, सी दक्षिण से पश्चिम, चौथा उत्तर से पूर्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, सो आपका हो जाएगा उत्तर से पूर्व की ओर होगा। ये कहाँ होगा, उत्तर से पूर्व की ओर। इसका क्या हो जाएगा आपका 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 73 नंबर है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीती है। ए सुनीता विलियम, बी वहीदा प्रिज्म, सी प्रिज्म, सी बछेंद्री पाल, चौथा कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। 74 का जो है किसी प्रकार
पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ौदा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 10:40 बजे चली रात को 10 बजे और 12 नवंबर 2021 को 2:10 यानी दोपहर 2:10 बजे बड़ौदा पहुंची। तो यदि इन दोनों शहरी रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1896 है और पर्यटक यात्रा के समय जो है सो चाल जो है हमको जो है इसकी जो ट्रेन की औसत चाल निकालनी है। चाल क्या होता है? दूरी बट्टा समय। आपको इसका समय निकालना है और उस समय जो है सो आपकी इसकी दूरी में जो है आपके भाग करना है। तो 1896 है और इसमें जो आप समय निकालिएगा तो आपको जो है सो इसमें जो है आपने पढ़ा होगा जो ऐसे कर दीजिए 10 नवंबर इसका जो है 10:40 रात का है, तो आप ऐसे 11 नवंबर रात 24 घंटा हुआ और 24 घंटा को आप ऐसे करके जो है 12 नवंबर की रात को जो है इसका जो है सो आप ले सकते हो। तो 48 में 2:10 को हुआ है, तो आपने अगर 10:40 तक लिया तो उसमें से आप 8 घंटा कम होता था, 8 घंटा घटा दीजिएगा तो 40 होगा और फिर इसमें से 40 में से आप 40 जो को जोड़िए तो घटाई 39.5 आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पे 2:10 है यानी 2:10 को जो है सो आपको 2 को लेके नहीं चलना है। यहाँ पे 2:10 को नहीं, 2 के बाद के जो 10 है तो वहाँ पे आप 50 ले लीजिए यानी 49 घंटा और जो है 49 घंटा 50 मिनट आपको जो है इसका जो लगा सो क्या कितना लगा 49 घंटा 50 मिनट जो है इसमें समय लगा। इसका 18 क्या लगा 49.50 कितना लगा आपका? इसका लगा 49.50। आप इसे डिवाइड करिएगा, डिवाइड करके आपका जितना आएगा वो आपका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो होगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर जो आपका निकलेगा। इतना निकला, इतना है। इसके बाद 75 है हमारा मसालों का वो समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है वो कौन सा है? अब मसाला का वो समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। ए काली मिर्च, हल्दी, तेज़पत्ता। दूसरा तेज़पत्ता, काली मिर्च, इलायची। तीसरा जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता। चौथा जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो वो समूह बताना है जो प्रत्येक समूह को केरल में उगाया जाता है। ये जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 75 का, वो आपका हो जाएगा दूसरा तेज़पत्ता, काली मिर्च, इलायची। तीनों जो है सो मसाले जो हैं सो केरल में उगाए जाते हैं। उसका 76 है ABS के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप से, बी उसके समग्र रूप से, डी उसके साधारण रूप से, उसके थीम रूप से। तो ABS को उसके समग्र रूप से देखता है। इसका क्या हो जाएगा आपका जो है सो राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसका 77 नंबर क्वेश्चन है ABS के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। विषय वस्तु पर, बी पाठ्यक्रम पर, सी थीम पर, डी विषय वस्तु के और एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो थीम के आधार पर बनाई गई है। ये किसके आधार पर बनाई गई है? थीम के आधार पर। इसका जो है राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन हमारा NCF 2005 कक्षा 3 से 5 तक EVS को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न से प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ए विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। अब देखिए EVS में पूछा गया जो किस सारे जो है सो इससे वस्तु जो है सम्मिलित है, क्या कितने सारे सब्जेक्ट? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये है। दूसरा विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित। तीसरा विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। चौथा विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो ये चारों में से जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ये। विज्ञान को भी शामिल किया गया है, सामाजिक विज्ञान को भी, और उसमें क्या है पर्यावरण शिक्षा को भी शामिल किया गया है। ये 3rd जो है सो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। उसका 79 नंबर क्वेश्चन है एक EVS की अध्यापिका को अपनी EVS की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? एक कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, बी प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं से, सी प्रत्येक की सामुदायिक संस्कृति एवं जीवन शैली से, डी कक्षा के अनुशासन था उसकी व्यवस्था से। डी भी को भी सामना करना पड़ता है, सी को भी करना पड़ेगा और ए को भी करना पड़ेगा। अब प्रत्येक विद्यार्थी ये के भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। तो EVS अध्यापक अपनी EVS की कक्षा में निम्न से किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? तो बहुत संस्कृत कक्षा
कक्षा के बहुसंस्कृत आयाम तो नहीं होते, इसके जो है आपके जो है सो हो सकते हैं। और इसमें जो है सो कक्षा का अनुशासन था उसकी व्यवस्था। तो ईवीएस के जो है इसकी चुनौतियाँ क्या करना पड़ेगा, कक्षा का अनुशासन था उसकी व्यवस्था जो होती है सो बच्चे उसके अनुरूप ही होगी, पढ़ाने के अनुरूप ही होगी। तो इसमें जो आपका सामना करना यानी जो उनके सामने आएगा कठिनाइयों में, तो बहुत सांस्कृतिक आयाम आएगी, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं आएगी और इसके प्रत्येक की समुदाय और संस्कृति आ जाएगी, यानी इसका ए बी और सी दोनों। इसके बाद 80 नंबर है हमारा, प्राथमिक स्तर में ईवीएस को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। बी, दूसरा अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों का पर्याप्त अवसर देना। थर्ड, विद्यार्थियों को ईवीएस की प्रतियों को सीखने के लिए सहायक होना। चौथा, शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? तो इसका सबसे उपयुक्त लक्ष्य जो है सो दूसरा है आपका, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। जहाँ पे अवसर की बात की जाए वो राइट आंसर हो जाएगी। उसका 21 नंबर क्वेश्चन, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है। तो थीम है। ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। इसके बाद 82 नंबर है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। दूसरा, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया। थर्ड, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाए, ये तो गलत है। चौथा, परीक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव को प्रयोग किया जा सके। अब इसमें जो है आपको राइट आंसर देना है 82 का, तो ये आपका हो जाएगा पहला, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। 83 है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक है एवं अर्थपूर्ण शिक्षा है तो डैश होना चाहिए। विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना, क्रियाकलापों को पुनरावृत्ति करना। तो इसका जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विचार विमर्श करना। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने का बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान सुधारती है, यह विद्यार्थियों की सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वो उसमें सुधार लाती है, विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। तो 84 का जो राइट आंसर होगा थर्ड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? थर्ड। यह विद्यार्थियों की सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वो उसमें सुधार लाती है। उसके बाद हमारा जो है 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? ए, वर्गीकरण, बी, वर्णन, सी, कथन, डी, स्मरण। तो वर्गीकरण। 86 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। एक, शिक्षक की विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। बी, राष्ट्र की नीतियों की व्यवस्थाओं का पालन करना, विद्यालय के अनुशासन बनाए रखना। चौथा लास्ट है, विद्यालय को जानना था उनकी शिक्षा और उनका मार्गदर्शन करना। तो इसमें से ये समुदाय की भागीदारी बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है, सबसे उपयुक्त। तो ये है पहला, शिक्षक विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने और अवसर देना। 87 नंबर है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधन निम्न में द्वारा किया जा सकता है। ए, व्याख्यान एवं विचार विमर्श। दूसरा, मुक्त वाद विवाद। सी, व्याख्यान एवं प्रदर्शन। डी, विचार विमर्श के उपरोक्त वाद विवाद। अब इसमें विचार विमर्श जहाँ भी हो, जहाँ भी अवसर प्रदान करने की बात की जाए तो सारा यहाँ पे आंसर होगा आपका चौथा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस में बच्चों की सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जाता है। ईवीएस में बच्चों की सीखने का गुणात्मक आकलन किस प्रकार किया जाता है? ए, बच्चे के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट। बी, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन। सी, कागज पेंसिल टेस्ट। डी, उपलब्धि टेस्ट। इसमें आपको ये सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें बताना है ए और बी दोनों, सी और डी द्वारा, ए, बी और डी द्वारा, चौथा ए, बी और सी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी जाना, यानी ए जो है आपका बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट, अभी जो प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? ए, पोर्टफोलियो। बी, दृष्टांत अभिलेख एनाक्डोटल रिकॉर्ड। बी, दर मापक पैमाना। सी, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण? ईवीएस शिक्षण में जो रचनात्मक आकलन जो असेसमेंट जो है सो क्रिएटिव असेसमेंट का क्या उपकरण है? ए है आपका ABC, दूसरा ABD, तीसरा AC और D,
चौथा ए बी सी और डी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ए चार हो जाएगा, इसका चार राइट है। पोर्टफोलियो बना दीजिए आप, दृष्टांत अभिलेख भी, दर मापक पैमाना भी, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना भी, आप सभी जिस प्रकार से आप एप्लीकेशन जो है अपना कर सकते हो आप करिए। उसके बाद हमारा जो है 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट ABS का ये आज का, वाई उंगलियों तथा अंगूठों की छाप के उपयोग से पशुओं के, अब जो है वाई अंगूठी वाई जो है सो उंगली तथा अंगूठे की छाप के उपयोग पशुओं के एक्स चित्र बनाना, उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने, एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है, बी एक्स क्रियाप्रत है क्रिया है तथा वाई पाठ वस्तु है, सी एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ वस्तु है, डी एक्स पाठ वस्तु है तथा वाई क्रिया है। अब उठे हैं इसमें बी सी और डी, दूसरा है ए बी और सी, तीसरा है बी सी और डी, और चौथा है ए सी और डी। इसमें आपको ये पहचानना है जो इसमें से जो ये कथन है जो है उंगलियां तथा अंगूठे की छाप में उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना। अब चित्र बनाना तो एक क्रिया है, इस स्पष्ट इसमें दिखा रहा है, उंगलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के। अब इसमें जो है आप जो है सो क्रियाप्रत है या संज्ञानात्मक क्रिया है या पाठ वस्तु है। अब इसमें क्या है आपको यह खोजना है, इसमें मैं बता दूं इसका जो होगा ए बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्स क्रिया है वाई संज्ञा है, बी जो है सो एक्स क्रियाप्रत क्रिया है तो वाई पाठ वस्तु है, सी जो है सो एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तो वाई क्या है पाठ वस्तु है, इसलिए जो एक्स ये है तो वाई जो है इस आधार पे है। तो हमारा आज का जो ये क्वेश्चन ABS का वो कंप्लीट होता है। आप ये वीडियो जो है सो लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।